हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। इसका कोड है 825। ठीक है, 825 BV इसका कोड है 825 BV। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 70 नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे 70 नंबर। समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर। ठीक है, अनुक्रमांक मतलब वही रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और इसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी कि जो इसमें कितने पेज हैं, तो इसमें टोटल 8 पेज प्लस 2 मानचित्र से संबंधित पेज हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं, तो 8 + 2। ठीक है, और इसका कोड है 825 BV। इसे आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि किस क्वेश्चन पेपर का मतलब किस क्वेश्चन पेपर से आप सोल्यूशन कर रहे हैं। और यूपी बोर्ड में टोटल 7 यानी कि 7 प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे इसका कोड है 825 BV, तो ये एक कोड हो गया और दूसरा मतलब तीसरा ऐसे 7 प्रकार से बनता है। और यहाँ पे आपको केवल देखिए, यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे प्रश्न ही मिलेंगे। इसमें आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला है, यह केवल प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सारे के सारे जो आपके भाग हैं सामाजिक विज्ञान में, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। सामान्य निर्देश देखिए, सामान्य निर्देश जो आपको दिया गया है वह क्या है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पहला जो निर्देश है आपका ये हो गया। और दूसरा देखिए, अब जो दूसरा निर्देश है वह है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का, खा एवं गा में देखिए का एवं खा में विभाजित है। ठीक है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खा में यानी कि का और खा में विभाजित है, यानी कि 2 भाग में बटा हुआ है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। यानी कि अगर आप खंड का कर रहे हैं तो उन सारे क्वेश्चन को एक साथ पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद में ही खा का सोल्यूशन करिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर आप का कर रहे हैं तो खा का भी उसमें कर सकते हैं। मतलब आपका का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़कर आप खा का आ रहा है तो खा का करिए, ऐसा नहीं है। जैसे आप खा कर रहे हैं मतलब का कर रहे हैं तो इसका आप पूरा कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद में खंड खा डालिए, उसके बाद में इसमें लिखना शुरू कीजिए। और हो सकता है बाद में आपको याद आ जाए तो इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आप अगर खंड का स्टार्ट किए हैं तो ये आपका पहला पेज हो गया, यानी कि अगर आप खंड का शुरू किए हैं तो इससे स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको दूसरा जैसे खंड खा शुरू करना है तो दूसरे पेज पे आ जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस साइड में आ सकते हैं। ठीक है, इस साइड में। और अगला जो आपका निर्देश है वह देखिए यहाँ पे जो आपका अगला निर्देश है वह है कि प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो जो आपका अगला निर्देश है वह आप देख सकते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी कि जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके अंक कितने मिलेंगे वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये बता रहा है अगला निर्देश। उसके बाद में अगला निर्देश है जो आपका वह है कि प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने प्रकार के प्रश्न हैं, तो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। बहुविकल्पीय हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए हैं। जैसे कि आपको बहुविकल्पीय मिलने वाला है तो आपको वहाँ पे बहुविकल्पीय पहले लिखा मिल जाएगा। और अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अगला निर्देश की जो आपका 5वां निर्देश है वह यह है कि का तथा खा, ठीक है, का तथा खा खंडों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला है वह है कि का तथा खा खंड हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि जो का तथा खा में जो मानचित्र वाले हैं उनको आपको बहुत ही मजबूती से तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए जो अगला निर्देश है और अंतिम, यानी कि इसमें कह रहा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। अगर आप उसे मानचित्र वाला नहीं कर पाते हैं, मतलब मानचित्र नहीं फिलिंग कर पाते हैं, अगर आप नहीं भर पाते हैं
तो आप उसके प्रश्न का उत्तर ही लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं कर पाते हैं। और जो कर लेते हैं उनके लिए तो करना ही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे निर्देश नहीं है। अब हम लोग अगला पेज पे चलते हैं और अगला पेज पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका मिलेगा वह बहुविकल्पीय ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है खंड का, यानी कि जो लिखा हुआ था कि यह प्रश्न पत्र का और ख में विभाजित है, तो पहला आपका खंड मिल गया, यानी कि खंड का ये है। और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश की निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वह एंजेलो था एक, मतलब क्या था? कवि था, नाटककार था, या चित्रकार था, या फिर वैज्ञानिक था? माइकल एंजेलो क्या था? कवि था, नाटककार था, वैज्ञानिक था, चित्रकार था। तो आपको यहाँ पे मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे कोई एक सही होगा जो कोई आपको चुनकर लिखना होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रूसो संबंधित थे, तो रूसो किससे संबंधित थे? आपको बताना है यहाँ पे कि रूसो संबंधित था, तो रूसो किससे संबंधित था? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है कि गौरपूर्ण क्रांति से, ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति से, या फिर औद्योगिक क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से। इनमें से किससे वह संबंधित था? जो रूसो था वह किससे संबंधित था आपको बताना है। ऐसे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसे आपको तैयार कर लेना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1914 में, 16 में, 20 में, 18 में। तो शायद 1914 में ही समाप्त हुआ था, आप देख लेना। उसके बाद में देखिए प्रश्न 4 है कि बांग्ला, ठीक है, बांग्ला में देधु शासन स्थापित करने वाला था। इन चारों में से कौन था आपको बताना है। उसके बाद में देखिए अगला है कि राज्यसभा। यहाँ पे आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है। जो राज्यसभा के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो शायद 25 ही होता है, ठीक है, 25 वर्ष। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय क्षेत्र नहीं है। दामन, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार। इन चारों में से कोई एक सही है, उसे आपको बताना है। अगला देखिए, अब आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर का आता है। इससे पहले आपने देखा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो 1-1 नंबर के आते हैं, और ये 2-2 नंबर के आएंगे। पहला प्रश्न है इसमें, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 जो है वह है कि मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो मार्टिन लूथर एक अमेरिका का निवासी था। उसने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध क्यों किया? आपको बताना है। तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा है आपका प्रश्न, लोक अदालतों के कोई 2 लाभ लिखिए। लोक अदालतों के कोई 2 लाभ लिखिए, 2 नंबर मिलेंगे। अगला देख सकते हैं प्रश्न जो संख्या 9 है, वह देखिए कह रहा है कि नेशनल, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी को रक्षा सेना के प्रारंभिक पाठशाला क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी को रक्षा सेना प्रारंभिक पाठशाला क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए, एनसीसी बोले या फिर नेशनल कैडेट कोर बोले। तो इसका मतलब एक ही है, जो कि 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आपका देखिए ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें भी हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है? यातायात के साधनों में किन आविष्कारों द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ? तो आप अगर बताते हैं तो आपको यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार कर लिया? उसकी परराज्य कहाँ हुई? नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार कर लिया? उसकी परराज्य कहाँ हुई? तो ये प्रश्न जो है नेपोलियन वाला जो प्रश्न है आपके उस लेसन से है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसी लेसन से यह है, आप देख लेना, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर ही जाना है क्योंकि ये हर साल आता है, ठीक है। इसे आपको तैयार कर लेना है, हर साल आता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं अगला है आपका आधुनिक काल में, ठीक है। आधुनिक काल में
तो यहाँ पे कह रहा है कि निशस्त्रीकरण की नीति अपनाना क्यों आवश्यक हो गया है, इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र क्या प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्या प्रयास कर रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा में दूसरा भी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पंचशील क्या है, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। पंचशील क्या है, इसके सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। टोटल आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 12 है और इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय जागरण सहायक मुख्य तत्व क्या थे, किन्हीं 4 तत्वों पर विस्तृत प्रकाश डालिए, जो कि आपको यहाँ पे उसके अंक मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में दूसरा भी क्वेश्चन किया है, जो कि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न 13 देखिए, इसमें कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि इसके किन्हीं 4 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप इसके मिलेंगे आपको कितने, तो 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। चाहे आप ये करिए, चाहे यहाँ पे आपको दूसरा में अथवा में दिया है ये कर सकते हैं। तो चाहे आप ये करिए तो भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और दूसरा है दक्षिण एशियाई, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दाचेस। ठीक है, दाचेस। तो अगर आप इसे करते हो तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है आपका मानचित्र वाला प्रश्न, जो कि आप देख सकते हैं मानचित्र कार्य लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे पेज दिया जाएगा जिसमें आपको भरना होगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, ऐसे मतलब पूछता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह यहाँ पे जो ये चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाइए। आपको इस चिन्ह को भी डालना है और उसका नाम भी लिखना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 1/2 यानी कि अंक निर्धारित हैं, यानी कि आपको 1 ही नंबर मिलेंगे। आधा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, जो कि 1 नंबर होगा। ठीक है, टोटल 1 नंबर होगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह नगर जहाँ वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया था। वह नगर जहाँ वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया था। अगर आप बताते हैं तो आपको कितने नंबर, तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। ठीक है, वह नगर जहाँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया, जो कि आप अगर बताते हैं 1 नंबर मिलेंगे। वह नगर जहाँ संविधान सभा के अधिवेशन होते थे, वह नगर जहाँ संविधान सभा के अधिवेशन होते थे, आपको बताना है, 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। अगला देखिए वह नगर जो निजामा के राज्य की राजधानी है, वह नगर जो कि निजामा की राज्य की राजधानी है, 1 नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यह प्रश्न संख्या 14 के चित्रकार के विकल्प स्वरूप, यानी कि जो अगर इसको नाम सहित और चिन्ह सहित नहीं दर्शा पाते हैं अपने कॉपी में, तो आप यहाँ पे उत्तर ही अगर आप लिखते हैं तो भी आपको यहाँ से 1-1 नंबर मिल जाएंगे। तो आप चाहे अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको उत्तर इसका लिखना है, ये नहीं कि आपको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है और आपको 1-1 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है खंड खा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भी आपको निर्देश दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न 15 जो है वह है कि देखिए नदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। नदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, उत्तराखंड में। आपको इन 4 में से कोई एक सही है, उसे वहीं पे स्थित है, आपको बताना है। देख सकते हैं आप दूसरा जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में सुनामी लहरों से प्रभावित हुआ था। देखिए तो कौन सा राष्ट्र है, आ है आपका महाराष्ट्र, बा है कर्नाटक, सा है तमिलनाडु, दा है गुजरात। और 17 देखिए 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा देश विकासशील है। नॉर्वे, चिली, जापान, कनाडा,
सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है, जो कि ये सारे के सारे 1 नंबर के हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप जानते हैं 1 नंबर के हैं, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है किससे? कृषि से, बागवानी से या फिर खनन से, वृक्षारोपण से। अब अगला देखिए, अगला है प्रश्न 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निविष्ट है? भाड़े का श्रम, सिंचाई, बीज, उपरोक्त सभी। इन चारों में से कौन सा है? एक आपको बताना है, 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगला देखिए, अगला है 20 नंबर, जो कि 20 नंबर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है हथकरघा, हथकरघा, हथकरघा है, हथकरघा है। तो यहाँ पे बताना है कुटीर उद्योग या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग, लघु उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हथकरघा है वह कुटीर उद्योग है या फिर भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, लघु उद्योग है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए आपका पहला जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है विकासशील देशों के आर्थिक विकास की कोई 2 समस्याएं बताइए। विकासशील देशों की आर्थिक विकास की कोई 2 समस्याएं बताइए। आयात और निर्यात व्यापार से आप क्या समझते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आया था, ठीक है। 19 में ये क्वेश्चन पेपर में आप देख ही रहे हैं और 20 में भी आया था, तो इसे आपको तैयार कर लेना है कि आयात और निर्यात से व्यापार से क्या समझते हैं। 1 नंबर का है, ठीक है, 1 + 1 यानी कि टोटल 2 नंबर का है। पूंजी के कोई 2 लक्षण बताइए, ये भी 2020 में आया था और 19 के पेपर में देख ही रहे हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, इस बार भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, जो कि कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली किन्हीं 3 कारकों पर प्रकाश डालिए, जो कि आपको यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, इन 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो भारत की कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अगर आप भारत की कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलने वाले हैं। और अगला देखिए, अगला है कि भारत में नीति आयोग के कोई 2 उद्देश्यों को बताइए। यहाँ पे आपको भारत में नीति आयोग के कोई 2 उद्देश्य को बताना है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य बताइए, जो कि आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिख देना है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय ऐसे लिख देना है, ठीक है। खंड का खा ये सब सारे के सारे डालना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कह रहा है कि भारत, ठीक है, भारत के दक्षिणी पठार के वर्णन निम्न शीर्षकों में से निम्न शीर्षकों में कीजिए। निम्न शीर्षकों में करना है, यानी कि यहाँ पे जो निम्न है 3 ऑप्शन, इन शीर्षकों में करना है। जल प्रवाह, वनस्पति, ठीक है, और उचच, ठीक है, उचच, जल प्रवाह, वनस्पति, इन निम्न में से इन तीनों पे करना है। तो अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अथवा में लिखा हुआ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसके 2 महत्वों का वर्णन कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसके 2 महत्वों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 27, जो कि देख सकते हैं आप, कह रहा है कि बाजार किसे कहते हैं? समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये करिए, भारतीय कृषि में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? कोई 3 उपाय समझाइए, यानी कि सुझाइए। उसके बाद में आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मानचित्र कार्य, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अब आपका यहाँ पे मानचित्र कार्य, जो कि मानचित्र से संबंधित है। और आपको यहाँ पे कह रहा है कि देखिए निर्देश में कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखितों को दर्शाइए। आपको यहाँ पे एक कॉपी मिलेगी मानचित्र की, और उसी में आपको इन सारे चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा मतलब आपको दर्शाना है। कह रहा है कि यमुना नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, जो कि आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेंगे। और भोपाल नगर इस चिन्ह द्वारा, यहाँ पे जो बिंदी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदी धरी हुई, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, जो कि आपको मिलेंगे 1 नंबर। पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक समुद्री पतन नाम सहित, तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, इसे भी आपको दर्शाना है। और अगला देखिए, अगला है अरावली पर्वत इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है, आपको नाम सहित ही लिखना है, जो कि आपको 1 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, अगला है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, तो काली मिट्टी का क्षेत्र है
आपको याद भी होगा काली मिट्टी वाला। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे, और जो स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मतलब दिया गया है कि अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो ये नहीं कि आप लिखें ही नहीं, आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। जो आपको कॉपी मिलेगी उसके पीछे में आप यहाँ पे ये सारे प्रश्न उत्तर प्रश्न संख्या 28 डालकर और लिख सकते हैं आप इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर। आपको प्रश्न उत्तर संख्या 28 डालना है और इन सारे क्वेश्चनों का आंसर ही लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा और आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो ये था आपका सारा का सारा 2019 का क्वेश्चन पेपर। सेम ऐसे ही आएगा और क्वेश्चन आपको चेंज मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन इसी से आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा आपका आता है क्वेश्चन पेपर, कितने नंबर का आता है, कैसे आता है। तो आशा है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ कि ये आएंगे, कुछ ही क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।